हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। आप तैयारी होगी जीत की। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रिजल्ट तक परिवार पर। तो एक बार बता दीजिएगा कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के बज चुके हैं 10 और 10 बजे हम और आप सभी मिलकर करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल की तैयारी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह के बज चुके हैं 10 और 10 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है ये हम यूपी पुलिस एग्जाम भर्ती के लिए कर रहे हैं, जो 2024 में हमारा अगस्त तक एग्जाम होने की उम्मीद है। और हमारा जो आज का सेट होगा वो हिंदी का होगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13वें नंबर का है। कल हमने जीके जीएस का 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट किया था। ये सवाल जो हम करने वाले हैं 26 तारीख 10वां महीने 2018 को सेकंड पाली में जो एग्जाम हुआ था उसका हम आपके सामने हिंदी का PYQ रखने वाले हैं। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे और आज अपनी बहुत अच्छी तैयारी से आप सभी क्या है अपने अच्छे अच्छे से आंसर करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे 38 क्वेश्चन है तो 38 क्वेश्चन में 38 ही सवाल ठीक करने वाले हैं, ऐसी मुझे आप सभी से आशा है। क्योंकि एग्जाम एग्जाम होने की बहुत जल्दी से उम्मीद है। अब तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। मुझे आशा है कि आप सभी क्या है बहुत अच्छे तैयार होंगे। अब आप देख लेंगे कि कब हमारे सामने क्वेश्चन आए और कब आपके सामने क्या है आप अपना जवाब करो। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और बने रहना अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिल तक परिवार के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक तरीके से करना है। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देने वाला प्लेटफॉर्म है। आपको नई ज़िंदगी को देने के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपको यह लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी भर तक आपको परेशान करेगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको उत्तर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हिंदी का क्वेश्चन का आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से शुरू है और ये हम 150 तक आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन का एक बार क्या करेंगे, 114 से लेकर 150 तक आप गिनती लिख लीजिएगा, ABCB लगा लीजिएगा, जिसका सही हो बुक करते चलना। बाद में आपके पास फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो पहला क्वेश्चन है कि धातु किस कहते हैं किसको। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को या क्रिया के संपूर्ण रूप को धातु किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का सभी मुझे अच्छे से जवाब करके बताएंगे कि आपका जवाब क्या होगा। फटाफट से मुझे आप जवाब करते हुए चलिएगा कि क्रिया क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, सामान्य रूप को बोलते हैं, उत्तम रूप को बोलते हैं, संपूर्ण रूप को बोलते हैं। तो आप सभी ने सही उत्तर किया होगा, मुझे आशा है। तो धातु किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्द के निर्माण के लिए मूल तत्व है। यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि सभी ने अभी तक पहले क्वेश्चन पर कोई भी आउट नहीं हुआ होगा, सभी ने चौका छक्का लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 115 को पढ़ना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, यानी कि भूतकाल के कितने टाइप होते हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 4 होते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 115 का जवाब देंगे। सभी मुझे अपना जवाब देते हुए चलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो आप बताएंगे भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 6 हमारे भूतकाल के भेद हैं, ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान काल के कितने भेद होंगे तो आप बताएंगे वर्तमान काल के भेद होंगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि भविष्य काल के कितने भेद होंगे तो भविष्य काल के होंगे 3 भेद। तो आपसे भूतकाल के पूछा है कि अब तो वर्तमान काल का पूछ लेगा आगामी एग्जाम में या भूत भविष्य काल का पूछ लेगा आगामी एग्जाम में। तो आप सभी को वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को 30 से तीनों के टाइप पता होना चाहिए कि कितने कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और जो 2 क्वेश्चन बन सकते थे उनका भी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं तो आप बताएंगे एक सामान्य भूतकाल होता है, एक पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, आसन भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतुमत भूतकाल होता है। तो ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। जितने मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया तो आप क्या करेंगे, आप अब क्या है नोट डाउन कर लेंगे या आप इनको साथ साथ याद भी कर सकते हैं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बता दूं कि वृद्ध व्यक्ति आया था, कल रविवार था, आदि क्या है भूतकाल के प्रकार है। यानी कि कल व्यक्ति आया था, यानी कि जो काम बीत चुका है। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट,
मीन कि पास्ट में जो हो चुका है उसको हम भूतकाल से डिनोट करते हैं। आई होप आप सभी को ये सभी फैक्ट आपको पसंद भी आए होंगे और आप सभी को क्या है रिकवरी भी हो गई होगी। जिनको कुछ डाउट होगा वो सभी आपके क्लियर हो गए होंगे और आपने सटीक उत्तर भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव आपको पता होगा कि अर्थ के आधार पर, आपको पता होगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के आपने पढ़े होंगे। तो उसमें जो तद्भव शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी के मूल शब्दों से बने होते हैं, विदेशी शब्दों से बने होते हैं, उर्दू शब्दों में बदलाव से बने होते हैं कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे कि तद्भव शब्द बने होते हैं किससे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से सटीक उत्तर पर पहुंचना है, तभी आपको क्या है अपना आंसर को टिक भी करना है। तो आप बताएंगे जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव के द्वारा क्या है हमारी हिंदी वर्णमाला में उनको क्या है लिया एक्सेप्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक होते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को हमने क्या है हिंदी में अपनी शामिल कर लिया, उनको हम तत्सम कहते हैं। लेकिन तद्भव शब्द क्या होते संस्कृत के शब्द में, लेकिन उनमें क्या है कुछ बदलाव कर लिया है। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आप सभी को भी यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आपने बनाया होगा और मुझे आशा है कि सभी का क्वेश्चन क्या है ठीक भी हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले तद्भव शब्द आया था, अब आपके सामने तत्सम शब्द को पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। निंद्रा है, कान है, मोर है या बंदर है। मैं आपको बता दूं तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं उनको हम तत्सम शब्द भी कह देते हैं। तो आपको क्या है अगर संस्कृत का शब्द पूछे या तत्सम शब्द पूछे दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो आप बताएंगे निंद्रा होगा, कान होगा, मोर होगा क्या बंदर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निंद्रा क्या है तत्सम शब्द है और निंद्रा का तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा नींद। आप इसका तद्भव पूछे तो आप नींद बता देना। तो ऑप्शन नंबर की हमारा सही जवाब हो जाएगा। कान का जो तत्सम बनेगा वो कर्ण बनेगा, मोर का मयूर बनेगा और बंदर का बानर बनेगा। तो ये बी सी डी जो है ये तद्भव शब्द है। तो मैंने आपको इनके तत्सम भी बता दिए हैं और निंद्रा का तद्भव क्या बनेगा नींद बनेगा। ऑप्शन नंबर की हमारा सटीक उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 को रीड कीजिएगा कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। यानी कि आपको सामने क्या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उनका समूह दिया गया है, कौन सा सही नहीं है वही आपको बताना है। नहीं को आपको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा से माइंड प्रेशर होता है तो बच्चे क्या है सही नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए क्या है अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है। तो आपको क्या है नहीं को अंडरलाइन भी कर लेना, क्या उसको गोल में बंद कर देना। तो पर्यायवाची का आपको शब्द का समूह दिया गया है, कौन सा सही नहीं है वही आपको बताना है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अनल और अग्नि। तो आप बताएंगे पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। मुझे यकीन है, आप पर विश्वास है कि 118 क्वेश्चन का आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंच पाएंगे। तो आप सभी ने सही उत्तर किया होगा। चलिए हम भी अपना चेक कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि पहाड़ और पर्वत तो पर्यायवाची, लेकिन पुस्तक क्या है पहाड़ या पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी का भी सही उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि अभी हमने 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने रखे हैं, अभी तक आपके सारे के सारे सवाल सही भी हुएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा है। इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान या आदान समाधान। तो आपको बताना है विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर करेंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। तो एक बार फिर से कोशिश करनी है और कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होगी और अच्छे से आप सभी को पढ़ते रहना है और अपने सटीक उत्तर पर चलते रहना है। तो आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो आप बताएंगे जो विलोम शब्द है आदान प्रदान हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सही जवाब है, क्योंकि विधान निदान कोई शब्द नहीं होता, प्रदान विधान भी कोई शब्द नहीं होता और आदान समाधान भी कोई शब्द नहीं होता। तो हमारे उत्तर का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के क्या बनेगा आदान विधान हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आप सभी ने भी क्या है अपने क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन किया होगा। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर के लिए तैयार रहना है और जल्दी से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि और शब्द
के अनेकार्थी शब्द का समूह का चयन कीजिए। जो और शब्द है इसके अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है अन्य या उसका, दूसरा तथा, सब या परंतु या अपना। तो जो और शब्द है इसके आपको अनेकार्थी शब्दों का चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर से 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी का सही उत्तर आना चाहिए जो और शब्द है इसका आपको अनेकार्थी शब्द बताना है कि और के लिए अगर हम कोई अन्य शब्द यूज करना चाहे तो कौन कौन शब्द हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर से 20 का जो हमारा सही उत्तर बनेगा, चलिए मैं भी आपका उत्तर देख लेती हूँ। तो आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर की बी, तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दूसरा तथा जो है ये और के क्या है अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि जो काम करना कठिन हो उस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। दुष्कर हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या बनेगा, तो आप बताएंगे जल्दी से कि सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जो काम करना कठिन हो उसके लिए जो वाक्यांश के शब्द बनेगा, आप सभी ने भी सही उत्तर क्या होगा हम भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि दुष्कर का मतलब होता है जो काम करना कठिन हो आप उसको दुष्कर बोल देते हैं। असंभव, जो काम करना संभव ना हो उसको आप असंभव कहेंगे। और जो काम करना कठिन हो जिसको कठिनाई से प्राप्त हो उसको कठिन भी कह देते हैं। तो कठिन का जो विलोम शब्द बनेगा आप बताएंगे क्या सरल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आशा है कि आप सभी ने अभी तक सही उत्तर किए होंगे, क्योंकि इतना हार्ड पेपर तो है नहीं अभी तक, तो आप सबके सही उत्तर बन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है और सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 आप सभी के सामने आ गया है। आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़कर बताएंगे और इसका आंसर भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया है। इस वाक्य में आपको ब्लैंक स्थान, खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, वहां पर सही शब्द क्या आएगा वो आपको भरना है। पक्षी पेड़ पर अपना बनाते हैं क्या सॉरी। तो पक्षी पेड़ पर अपना क्या बनाते हैं वही आपको सही शब्द भरना है। नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं कि नींद बनाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पक्षी पेड़ पर अपना क्या बनाते हैं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार वाक्य को पढ़ना है, जो भी आपको सटीक लगे वही आपको इसके अंदर भरना है और मुझे भी उसका सही आंसर करके भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा नीड। नीड का मतलब हो जाता है घोंसला। आपको पता होगा नीड का मतलब हो जाएगा घोंसला। आपको पता होगा जो हरिवंश राय बच्चन है नीड का निर्माण फिर इनकी बहुत ही फेमस रचना हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, नीड बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो ये सही शब्द हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 23 गायब हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 23 क्या है, इसमें से आउट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपके सामने पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि मेरे सामने क्या है पूरी पीडीएफ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 था कि जो अनु है, अनु एक उपसर्ग दिया था, उस अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से। तो ऑप्शन थे आपके सामने अनुचर, एक ऑप्शन था अनुपमा, और एक था अंतर, और एक ऑप्शन था आपके सामने अनुत्तर। तो अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का सभी मुझे जवाब देंगे। ऑप्शन है अनुचर, अनुपमा, अंतर क्या अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आप मुझे क्वेश्चन का सही जवाब करके बताएंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से आपके क्वेश्चन में 100% से पेपर में जरूर सवाल आएगा। और यहाँ इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अनु उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द होगा अनु प्लस चर, अनु प्लस उपमा, अन प्लस तर या अनु प्लस तर या अनु प्लस उत्तर।
तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, क्योंकि अनुचर क्या है, इसमें अनु उपसर्ग है। अनु उपमा में जो शब्द हो जाएगा अनु प्लस उपमा, इसमें अनु बनेगा क्योंकि उ की मात्रा प्लस उ की मात्रा आ रही है, अंतर में होगा नहीं और अनुत्तर में नहीं होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, यानी क्या अनुचर क्या है, अनु 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 उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से आपके पास सही उत्तर सवाल जरूर आएंगे, लेकिन आपको अगर उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करनी है तो आपको क्या है, जो भी शब्द आपको दिया होगा अगर आप मूल शब्द की पहचान अच्छे से कर सकते हैं तो आप क्या है अपने प्रत्यय रूप जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ वहां पर आप सटीक उत्तर सर पूछ सकते हैं। तो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन है भू, हड़य, अक्कड़ या भूल। तो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 124 का आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 124 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मूल शब्द कौन सा, तो आप बताएंगे कि इसमें मूल शब्द है भूल, और भूल में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ा होता है। अगर मैं इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दूं तो हमारा क्या बनेगा, भुलक्कड़ शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जब मैंने से भुलक्कड़ में से मूल शब्द निकाल लिया तो हम अपने सटीक उत्तर पर बहुत आसानी से पहुंच गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। इसी प्रकार से क्या हो, अगर आपको कोई शब्द दे दे और आपसे उत्तर पूछे क्या प्रत्यय पूछे तो आपको क्या उसमें मूल शब्द निकाल देना है, और जो उत्तर पूछे प्रत्यय पूछे तो वो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो आशा है कि आप सभी को ये सवाल भी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा। जिनको सवाल नहीं आता होगा उन्होंने करना भी सीख लिया होगा, और आगे अगर आपके सामने सवाल आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 125 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसको पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जवाब आपको देना है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगी फिर आप भी पढ़ना और इसका क्या है सटीक उत्तर भी देना। क्वेश्चन नंबर 125 है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि आपके सामने एक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है, ये आप मुझे बताएंगे। आपसे तो पहले संधि विच्छेद पूछा है, लेकिन इसमें कौन सी संधि है इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर क्या बनेगा। तो एक क्वेश्चन है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है, और एक क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से पूछा कि कौन सी संधि है। ऑप्शन है आप सभी के साथ गीता प्लस अन्य, गीता प्लस जिली, गीता प्लस अंजलि या गीत प्लस अंजलि। तो गीतांजलि का सही शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 125 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बनेगा गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन नंबर ए, गीत का मतलब होगा गीत और अंजलि का मतलब हो जाएगा समूह। तो जिसमें क्या है गीतों का समूह, समूह जो हो जाएगा वो गीतांजलि हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गीतांजलि किसकी रचना है तो आप बताएंगे यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और गीतांजलि के लिए एशिया के सबसे पहले व्यक्ति जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, तो वो भी क्या है गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि गीतांजलि में कौन सी संधि है तो आप बताइए गीतांजलि के अंदर जो हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। आप बताएंगे कैसे, देखिए मैं पहले साफ कर देती हूँ। जो गीतांजलि शब्द है, अगर मैं गीत के तय में से ए निकाल लूँ और अगर अंजलि में से मैं ए निकाल लूँ तो हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा आ। और आपको दिखाई दे रहा होगा गीता प्लस अंजलि में आपको क्या आ स्वर मिल रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि गीता प्लस अंजलि में गीतांजलि में पूरी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि को किस प्रकार से पहचानते हैं ये भी मैंने आपको काफी बार बता दिया है। तो गीतांजलि किसकी रचना है तो आप याद रखें गीतांजलि किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 126 आप सभी के सामने है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा, यानी कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये आपके सामने शब्द दिया वाक्य दिया गया है, ये गलत वाक्य है। आपको इसका शुद्ध रूप बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन है कि सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का शुद्ध वाक्य क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन के सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या आपको अपने सटीक उत्तर पर पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी साथ सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं,
सभी मिलकर स्कूल जाते हैं तो सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आप सभी उत्तर कर रहे हैं वो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर के डी। तो हमारे क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से भी आपके एग्जाम में सवाल आएंगे तो आपको बहुत सटीक उत्तर की तरफ बढ़ना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको मनन करना है, तभी आपको सही उत्तर पर पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि रसोई घर में कौन सा समास है। यानी कि एक शब्द आपको दिया गया रसोई घर, इसमें आपको समास की पहचान कराना है। अव्ययीभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास होगा। तो आप बताएंगे 127 का सही उत्तर क्या होगा। रसोई घर में कौन सा समास है। अगर मैं आपसे पूछूं समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे एक अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और क्या होता है, एक समास और होता है, जल्दी से बताइए। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, एक हो जाएगा कर्मधारय समास और एक कौन सा होगा, बहुविधि समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 6 प्रकार के। लेकिन आपके सामने जो उत्तर आया है रसोई घर में कौन सा समास होगा, तो आप सभी का सटीक उत्तर है तत्पुरुष समास हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं आपसे इसको समास विग्रह पूछूं तो आप बताएंगे रसोई के लिए घर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो आपको पता होगा जो के लिए जो आता है ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो संप्रदान में जो आपको आता है तो अगर आपसे पूछे कि तत्पुरुष का कौन सा भेद हो जाएगा तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अव्ययीभाव के समास की पहचान क्या होती है तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पदों की प्रधानता होती है और उसमें बीच में क्या है आपको योजक चिन्ह मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने समास की पहचान भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको 6 के 6 समास बहुत अच्छे से आते भी होंगे और जिस प्रकार से क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा आप अपने सटीक उत्तर पर पहुंचेंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। स्टूडेंट आपसे मुझे एक बात बोलनी है, अगर आपको ये पीवाईक्यू करके काफी अच्छा लग रहा है, गट्स फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है कि अगर आपका एग्जाम कुछ इसी तरीके से या थोड़ा हार्ड लेवल भी आए तो आप अपने सारे क्वेश्चन को बनाकर ले जाएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी टीम की मेहनत अगर आपको लग रही है तो प्लीज मैं चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना और बने रहना हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल निरंतर परिवार के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपना सटीक उत्तर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मैं खाता हूँ कर्म वाच्य रूप होगा। यानी कि आपके सामने एक शब्द दिया गया है मैं खाता हूँ, इसका आपको कर्म वाच्य रूप क्या होगा वहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। ऑप्शन है कि मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, या मुझसे खाया नहीं जाता, या मुझसे खाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आता हुआ दिखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि मैं खाता हूँ, इसको आपको कर्म वाच्य रूप में परिवर्तित करना है। कर्म वाच्य में परिवर्तन करने के बाद किस प्रकार का यह वाक्य बन जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कर्म वाच्य शब्द में आपको पहचान करनी है कि कर्म वाच्य शब्द में जो प्रधान होता है वो कर्म प्रधान होता है। तो अगर आपको पता होगा कि कर्म प्रधान होगा तो आप इसको उत्तर पर सटीक उत्तर पर पहुंच पाएंगे। मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता या मुझसे खाया जाता है। तो मैं खाता हूँ कर्म वाच्य का सही रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आप सही शब्द बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा मुझसे खाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा। सॉरी, मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें तो भाव वाच्य बन जाएगा। हमारे उत्तर का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने क्या है सटीक उत्तर क्या होगा। अगर आपसे पूछता मैं खाता हूँ का भाव वाच्य क्या बनेगा तब हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। लेकिन मैं खाता हूँ का कर्म वाच्य रूप क्या बनेगा, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आज मेरे सामने है। मैं रोज पढ़ता हूँ, ये वाक्य है मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान बतानी है आपको। क्रिया विशेषण का जो भेद है वो कौन सा है आप बताएंगे। ऑप्शन है आपके सामने स्थान वाचक क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण, काल वाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का शब्द भेद है। क्वेश्चन नंबर 34 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। देखिए स्थान वाचक क्रिया विशेषण में होता है अगर आपको स्थान
का जिक्र हो रहा हो। रीतिवाचक का होता है किसी के काम करने की रीति का पता चल रहा हो, और कालवाचक का पता होता है कि आपके काम करने के समय को पता चल रहा हो। तो आप सभी को जो मैंने हिंट दिया है वो आप सभी को पता चल गया होगा। तो आप बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा कालवाचक, क्योंकि सवाल दिया है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। तो रोज आपका क्या है, पढ़ने का, यानी कि आपको काल का यानी समय का वर्णन हो रहा है। तो हमारे उत्तर का जो सही जवाब बनेगा कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर के सी, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह कौन सा होता है वो आप मुझे बताएंगे। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बता देंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चार क्वेश्चन में आपको चार प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। योजक चिन्ह कौन सा होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बताएंगे। आपने अभी तक 114 से लेकर 130 तक सवाल देखे हैं। आपको पता चल गया होगा कि सवाल का कितना हाई लेवल है और कि कौन कौन से लेवल तक आपको पढ़ना है और किस किस सेक्शन से आपको ज़्यादातर ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो PYQ लगाने से आपको ये तो आइडिया मिल जाता है कि आपको किस प्रकार से पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप लास्ट टाइम में तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि योजक चिन्ह जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है और मैं काफी बार आप सभी को बता चुकी हूँ। तो हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में ये क्या है, विस्मयवादी बोधक चिन्ह है। और ऑप्शन डी में ये होता है सिलैश का चिन्ह होता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं कि चाचा या पापा, तो आप ऐसे करके लगा देते हैं। तो ये जो ना या का चिन्ह होता है, या का चिन्ह होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि योजक चिन्ह का आप उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आपको पता होगा जो द्वंद्व समास होता है वहां पर आप क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग भी कर लेते हैं। और जहाँ पर आपको शब्दों की आवर्ती होती है तो वहां पर भी क्या आप क्या इसका विराम चिन्ह के रूप में योजक चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद जो योजक चिन्ह है वो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो कभी कभी अगर आपसे पूछे कि हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है दो विपरीत शब्दों को जोड़ने में द्वंद्व समास में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। आशा है कि आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से सवाल पूछेगा तो सभी आपको फैक्ट योजक चिन्ह से पता होने चाहिए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना है और आप सभी को सटीक उत्तर पर पहुंचना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, घी के दिए जलाना। यानी कि घी के दिए जलाना आपके सामने मुहावरा है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, कि घी लाना। तो घी के दिए जलाना कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि अगर मेरी इतनी खुशी होगी तो हमने जैसे कहते हैं राम जी के आने पर घी के दिए जलाए थे, यानी कि बहुत ज्यादा अत्यधिक खुशी होती है तभी कहते हैं घी के दिए जलाना। यानी कहते हैं ना कि अगर दुश्मन की हार हो जाती है तो क्या कहते हैं, घी के दिए जलाना। तो रोशनी करना होता है, खुशी मनाना होता है, प्रसन्न होना होता है, चाहे घी लाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर के बी, खुशी मनाना, घी के दिए जलाना। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार के मुहावरे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको हर एक तरीके से अपने सेक्शन को मजबूत करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। यानी कि जो लोकोक्ति होती है उनका सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर बी है लोक की बातें, ऑप्शन नंबर सी है लोगों के लेख, ऑप्शन नंबर डी है अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। जो हमारे समाज में लोकोक्ति होती हैं वो उनको हम क्या एक सही अर्थ बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सभी का सही उत्तर आ रहा है कि लोक की उक्ति जो होती है वो लोकोक्ति का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और लोकोक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण शब्द होती है, पूर्ण वाक्य होती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। चमक उठी थी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपके सामने एक लाइन दी है। आपको रस का भेद बताना है, इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है, क्या श्रृंगार रस है।
तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा? चमक उठी थी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब आपने ये पंक्ति पढ़ी तो आपके अंदर क्या है, एक प्रकार का उत्साह जागा। तो उत्साह किसका भाव होता है, किसका रस का भाव होता है? तो आप बताएंगे वो होता है वीर रस का। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति रस का जो होता है वो होता है निर्वेद, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। हास्य का क्या होता है? हास हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सिंगार रस का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सिंगार रस का रति हो जाएगा। तो ये आपको सारे के फैक्ट पता होने चाहिए। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चमक उठी थी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हो जाएगा बी रस, और बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20 होती हैं, 17 होती हैं, 15 होती हैं कि 16 होती है? देखिए तो आप बताएंगे गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर मुगार। तो आप अगर ये पंक्ति लिखेंगे या आप अगर पंक्ति लिख देंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पैर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे बताए। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं वो चौपाई में पंक्तियां होती हैं। तो आपको चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं मिलती है वही आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 34 का आप सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी ऑप्शन नंबर के डी। 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में चौपाई के। जिसमें चौपाई होगी उसमें क्या है, प्रत्येक चरण में क्या है 16 मात्रा बनेगी। और ऑप्शन नंबर के ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 है। और ये अलंकार तो काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार इस अलंकार के आने में काफी चांसेस है। ये घुमा फिरा करके एग्जामिनर इसको क्वेश्चन में रखता रहता है। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, क्या बताएंगे रूपक अलंकार है। तो आप बताएंगे काली घटा का घमंड घटा। इनमें देखिए आपको पता होगा घटा शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन हर बार क्या है इसका अर्थ अलग है। काली घटा का मतलब हो जाएगा काले काले में, घमंड घटा का मतलब घमंड का कम होना। तो आप बताएंगे शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर किस ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर शब्द एक होता है अर्थ अनेक होते हैं तो आप बताएंगे तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार, शब्द युगल अर्थ अलग अलंकार यमक। तो आप क्या है इस प्रकार से ये परिभाषा भी याद रख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्रम में। अगली स्लाइड पर हमारा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 36 है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? जो वर्ण होते हैं वर्णों को कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो वर्ण के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं आपके स्वर और एक होते हैं आपके व्यंजन। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं वर्णों के। तो आपको ये पता ही होगा और बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका सटीक उत्तर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी कि आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। मालिक, काहर, पाठक या योगिनी। तो आप बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 37 है आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 37 के ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या बनेगा? तो आप बताएंगे मालिक, काहर और पाठक क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन योगी का जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा योगिनी। ऑप्शन नंबर के डी क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगर मैं योगिनी का आपसे शब्द पूछे पुल्लिंग तो हो जाएगा योगी। अगर मैं आपसे मालकिन मालिक का स्त्रीलिंग शब्द पूछे तो आप बताएंगे मालकिन। तो मालकिन आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। काहर को हो जाएगा काहरिन, पाठक को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने क्या है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पहले तो आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा, उसी श्रृंखला में उसी एग्जाम में आपसे क्या पुल्लिंग शब्द पूछा। नायक, लेखिका, वधु के धावक। तो आप बताएंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप बताएंगे पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? धावक बनेगा, क्योंकि धावक का जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो बनेगा क्या बन जाएगा? धाविका। ठीक है, तो धावक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? धाविका। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नायिका का
जो पुल्लिंग शब्द बनेगा वो बनेगा नायक, लेखक की लेखिका का बनेगा लेखक, और वधु का बनेगा वर। तो आपको सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है कि शिक्षक का बहुवचन होगा। यानी कि आपके सामने एक शब्द दिया है शिक्षक, इसको आपको क्या बहुवचन शब्द बनाना है। शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से मुझे 139 का आप सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु को एक से अधिक होने का बोध होता है तो वहां पर क्या बहुवचन होते हैं। ये भी आपको पता चलता है कि बहुवचन की परिभाषा क्या होती है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, शिक्षक गण क्या है हमारे क्वेश्चन का सही ठीक उत्तर बनेगा। क्योंकि शिक्षक में क्या, अगर आप बहुवचन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप क्या गण प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे कि आपको पता होगा देवता गण भी आप कह सकते हैं, छात्र जन भी बोल सकते हैं, गुरु वृंद भी बोल सकते हैं, ऋषि वृंद भी बोल सकते हैं। तो आपको सबके बहुवचन अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो शिक्षक का बहुवचन बनेगा वो बनेगा शिक्षकगण। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का एकदम से सही जवाब बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब का आंसर दिया है और काफी अच्छे से आपकी मेहनत भी चल रही है। और इतना तो हार्ड पेपर नहीं है कि आप क्या भी क्वेश्चन का आंसर ना बना पा रहे हो। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अगला आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, धावक क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और धावक का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो भी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, धाविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यानी कि यहाँ पर जो से कपड़ा खरीदा, इसमें कारक चिन्ह कौन सा है वही आपको बताना है। कर्ता हो जाएगा, करण हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक चिन्ह बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो हम बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, यहाँ कर्म कारक है। वो कैसे होगा, देखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो आप बताएंगे कपड़ा में कर्म कारक है क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। कर्म क्या है कि क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, कहाँ से, बाजार से। तो आप बताएंगे जो कपड़ा का संबंध है वो कर्म कारक से है। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर बनेगा। आशा है कि आप सभी का उत्तर भी सही किया होगा आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कारक 8 प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, 141 कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। तो आपको क्या है, रेखांकित शब्द है यह मेरी के नीचे, तो आपको बताना यह मेरी है। जो ये रेखांकित शब्द है इसको आपको भेद बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो आप बताएंगे यह मेरी पतंग है, जो यह शब्द होता है, यह वह जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। निजवाचक में होता है अगर आता स्वयं या आप जो शब्द होते हैं ये निजवाचक को दर्शाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह वे होते हैं जैसे कि किसका, किसकी, किसके, कौन। और अनिश्चित होते हैं कोई, किसे। तो ये होते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम के उदाहरण। लेकिन यह पतंग मेरी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर बनेगा। आशा है कि आप सभी का उत्तर भी सही आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 142 आप सभी के सामने है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। यानी कि जो समझदार आपको शब्द दिया गया है ये विशेषण शब्द का कौन सा भेद है। सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो समझदार क्या हो जाएगा, किसी की क्या है गुण को बताता है। यानी कि राम बहुत समझदार है, समझदार क्या है राम का गुण है। तो आपको पता चल गया सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं, संख्या यहाँ पर दी नहीं है, परिणाम नाप तोल की बात हो नहीं रही है।
तो ऑप्शन नंबर के डी क्या है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। गुणवाचक विशेषण क्या है, सर्वनाम शब्द का विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर किसी के अच्छे या बुरे गुणों को बताया जाता है तो वहाँ पर क्या है गुणवाचक विशेषण होता है। तो हमारा सटीक उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 42 का सटीक उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी का उत्तर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा। देखिए चर्चा एक शब्द है, इसको आपसे बना हुआ विशेषण शब्द पहचानना है। चर्चाएं होगा, चर्चा होगा, चर्चित होगा कि चार्य होगा। तो चर्चा शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 43 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, चर्चा से बना विशेषण शब्द क्या होगा। तो चर्चा से हो जाएंगे चर्चित। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आपको विशेषण शब्द पहचानना है तो वहां पर क्या है विशेषण शब्द बताना है कि वह व्यक्ति बहुत चर्चित है। वह व्यक्ति बहुत चर्चित है, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, चर्चित। क्योंकि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको आप विशेषण बोल देते हैं। वह व्यक्ति कैसा है, चर्चित है। व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, चर्चित हो जाएगा। तो चर्चा से बनने वाला विशेषण क्या होगा, चर्चित होगा। अगर आपको विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी होती है तो आप क्या है उनको वाक्य प्रयोग में करके देख लीजिएगा। तो आप क्या अपने सटीक उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो विशेषण शब्दों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनको वाक्य प्रयोग में करके देख लीजिएगा। अगर जो भी उत्तर आपका होगा वहां पर क्या है विशेषण की पहचान आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 44 है कि जयद्रथ किसकी रचना है। देखिए रचना से संबंधित तो आपको सामने क्वेश्चन आएगा जब आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा फरवरी माह में, जो 2024 में होते 18 और 17 तारीख को। तो वहां पर भी हर शिफ्ट में आपको 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो हर शिफ्ट में एक या मिनिमम 2 सवाल आपके सामने जो रचनाएं थी उनसे संबंधित आए थे। अगर आगामी एग्जाम होगा अगस्त तक तो वहां पर भी आपको रचना से संबंधित सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जितनी से ज्यादा रचना याद कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको हर सेक्शन में रचना करा रहे हैं, तो आपको क्या है अपनी तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। तो शब्द दिया है जयद्रथ वध क्या है, किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि सुबंधु नंदन पंत की है। जल्दी से मुझे आप क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है, तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यशोधरा, साकेत, भारत भारती और पंचवटी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तितली, कंकाल, इरावती, आंसू, झरना, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी, जो भी ये रचना है ये आपको जयशंकर प्रसाद की मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आपको पता होगा, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको हर सवाल के लिए तैयार रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 फिर से आपसे रचना पूछी गई है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की है, अयोध्या सिंह की है, सिया राम शरण गुप्त की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो आप सभी का सटीक उत्तर होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। तो हम पहुंच गए हैं अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे। तो हमारा तो सटीक उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए बनेगा, महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के सटीक उत्तर है। और आपको पता होगा महादेवी वर्मा को क्या है आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्या है ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं आपसे महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं पूछूं तो आप बताएंगे गिल्लू, मेरा परिवार, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्या गीत और श्रृंखला की कणिकाएं या क्षणदा दा संभाषण, ये क्या है इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। तो गिल्लू और मेरा परिवार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप क्या है इनकी रचनाओं को याद रखेंगे। चलेंगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया क्वेश्चन 145 से 149 तक आपको गद्यांश के आधार पर क्या प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको उत्तर भी गद्यांश के आधार पर देना है। तो गद्यांश को पहले पढ़ेंगे कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा प्रजातियों की एकमात्र आश्रय स्थल होते हैं और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण के लिए आवश्यकताएं पहले हैं जैसे कि बनी हुई है। वनों को उगने पेड़ पौधों हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं।
इनसे हम इमारती फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ हमको प्राप्त होती हैं। तो ये तो हमारा गद्यांश। तो इस गद्यांश से संबंधित आपको मिलेंगे सवाल। गद्यांश को आप भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या आता है, आप सभी तैयार हैं? तो क्वेश्चन नंबर 146 है, वो है कि वनों का मूल्य आंकड़े का अर्थ क्या है? वनों का महत्व को समझना, वनों की अत्यधिक कटाई करना, वनों को बेचना, के वनों को लगाना। तो वनों के मूल्य को आंकना, जो हमारे क्वेश्चन का सही शब्द बनेगा वो बनेगा कि वनों का महत्व समझना क्या है, वनों के मूल्य को आंकने से हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पूछे जाएंगे वो आपका सही उत्तर बताएंगे। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नदियों की जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है? जो नदियों की जलधारा होती है वो किसके कारण प्रभावित हो रही है? वनों से हो रही है, धरती से हो रही है, किसानों से हो रही है, या समुद्रों के प्रभाव से हो रही है? तो जो नदियों की जलधारा वो प्रभावित होती है वो किससे होती है? आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या बनेगा? क्योंकि आप बताएंगे जो भी गद्यांश था वो हमारा वनों से डिपेंड था, वनों पर आधारित था। तो नदियों की जो जलधारा को प्रभावित करते हैं वो कौन? वन करते हैं। ऑप्शन नंबर के, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी वन होंगे उससे क्या है, हमारा मृदा का अपरदन नहीं होता है, मिट्टी को ये अपने जकड़े रहते हैं, जिससे क्या है जो आपकी सोइल इरोशन होता है वो हमारा नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या है? ये सभी सवाल आपको भी गद्यांश से देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? जो वन होते हैं वो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कैसे करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, या लकड़ी देकर। तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर करके बताएंगे। अगर आपने अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपका सही उत्तर आएगा। तो वन होते हैं वो पर्यावरण की रक्षा क्या वर्षा कराकर करते हैं। ऑप्शन नंबर किसी हो जाएगा। देखिए वर्तमान काल में कैसी स्थिति आ गई है कि हमारा टेम्परेचर क्या 47 से प्लस 50 तक पहुंच पा रहा है। इसके पूछने का कारण क्या है कि वनों की काफी हमने कटाई कर दी अत्यधिक, जिसके कारण से क्या है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में क्या है वन रह ही नहीं गए हैं, जिससे बारिश होने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। और आज तो आपको पता होगा कि आज आपकी 13 जून तारीख है, आज भी आपकी बारिश नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति हमारे भविष्य में होगी, वहां से आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। अगर पेड़ नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी एसी लगा लें, चाहे कितनी भी कूलर लगा लें, कितनी भी आप बैटरी पंखा लगा लें, अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी सभी चीजें क्या है बेकार हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर किसी हमारे क्वेश्चन का सही महत्व है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं चाहूंगी कि सभी का सही उत्तर आना चाहिए कि वनों का संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, के वनों को बचाना। अगर वनों का आप संरक्षण करेंगे तो उसका अभिप्राय क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सभी को राइट आंसर करके बताना है। तो आप बताएंगे वनों का संरक्षण होगा कि वनों को बचाने से। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने भी सटीक उत्तर क्या होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 160 150 तक सवाल। तो आप सभी ने कितने सवाल किए, कितने गलत किए? यहाँ पर आपको 37 से 38 सवाल मिलते हैं। आपको बताना है ऑफलाइन कमेंट करके कि आपने 37 से 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वैसे तो आज का टेस्ट पेपर कोई भारी नहीं था, बहुत ही आसान पेपर था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, जो हमारे विगत यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। इनसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या वो पिछले क्वेश्चन में जो एग्जाम में आए हैं सालों में, क्या आप उन सवाल को कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इससे आप अपना समूह का आकलन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज 13वें नंबर का प्रैक्टिस है। आप सभी ने काफी अपनी अच्छी भागीदारी निभाई। कितने सवाल आपने सही किए उनका रिजल्ट आप सभी के पास होगा। तो आप सभी का रिजल्ट परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है। काफी अच्छे तरीके से आपने परिवार को सपोर्ट किया है, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था आगे रिजल्ट परिवार पर। अब तैयारी होगी हमारी जीत की, क्योंकि आपको पता है कि 2018-19 में वैकेंसी आई थी, अब ये 2023 में वैकेंसी हुई है, जो 24 के लास्ट तक आपको पूरी होगी। मिनिमम आपको 5 साल एक वैकेंसी के लिए लग गए हैं। अगली बार जब वैकेंसी आएगी आपको 5 या 3 साल से पहले मिलने वाली है। जो वो बच्चा जो 18 वर्ष का होगा 2018 में, वो 23 साल का, जो 23 वर्ष में आए वो पूरे कितने 23 साल का हो गया है। तो आपको पता होगा हाईएस्ट जो उम्र होती है वो 23 साल ही होती है। और आप देख लीजिएगा कि अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो आप ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए क्या है, ये आपके लिए बहुत ही गुड चांस है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है, इसी प्रकार अपने परिवार से जुड़े रहना है। अब शाम के 6 बजे भी हम यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम
मैं आप सभी के साथ टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, तो वहाँ पर भी चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो चलिए अब लेती हूँ मैं आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे शाम के सेशन में। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे इसी जो जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम।